मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अफसरनामा। अफसरनामा के इस सफर में इस बार हमारे साथ हैं गुरुग्राम के सीनियर टाउन प्लानर संजीव मान जी। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अफसरनामा में। थैंक यू राज जी। बतौर एसटीपी क्या कुछ आपकी दिनचर्या रहती है, किस तरह से उस जिम्मेदारी को निभाते हो तो बात करेंगे, लेकिन अभी परिवार में आपके घर में आपके साथ बैठे हैं जी। तो सबसे पहले निजी ज़िंदगी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि जो एक शुरुआती सफ़र रहा, जहाँ से आपने शुरुआत की और यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र रहा वो किस तरह का रहा, किस तरह के चैलेंजेस रहे। देखिए राज जी, 8 अगस्त 1970 को मेरा जन्म हुआ था। करनाल के पास एक गाँव है, उसमें मेरे फादर जो थे स्कूल टीचर थे और करनाल में पोस्टेड थे, तो उन्होंने ऑलमोस्ट मैं 2 साल का था तो हम करनाल शिफ्ट हुए थे। तो उसके बाद मेरी स्कूलिंग करनाल में ही रही। देन मैंने नीलोखेड़ी पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग का। उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए महाराष्ट्र में नागपुर यूनिवर्सिटी से मैंने बीटेक सिविल किया। देन उसके बाद मैं 92 में जॉब में आया। 93 में मेरी मैरिज हुई मैम सुदेश मान के साथ जी, और 94 में गौरव सिंह मान हमारी फैमिली में शामिल हुए। तो बस तब से मोस्टली मेरी पोस्टिंग ऑलमोस्ट 2010 तक करनाल रहे हम, 2010 तक। बट फिर रोहतक आना हुआ, फिर बेटे का जैसे इंजीनियरिंग में गुड़गांव में हुआ तो हम गुड़गांव में शिफ्ट हुए। तो उसके बाद दिल्ली आईआईटी में इसका एडमिशन हुआ तो हम लोग फरीदाबाद शिफ्ट हुए, मेरी पोस्टिंग फरीदाबाद हुई। तो ऐसे ही बस चलते रहे। ऑलमोस्ट काफ़ी हरियाणा के काफ़ी शहरों में मैंने, जैसे भिवानी भी पोस्टिंग रही मेरी, फतेहाबाद भी रही, हिसार भी रही और पानीपत, मतलब काफ़ी एरिया कवर हुआ। अभी जिक्र कर रहे थे हम इससे पहले कि कुछ डेयरी से भी कुछ आप काम करते थे जब आप शुरुआत में। जो एक्चुअली क्योंकि फादर टीचर थे और काफ़ी एक गरीब फैमिली का बैकग्राउंड रहा है हमारा गांव में, तो पार्ट टाइम फादर जैसे घर चलाने के लिए कह लो या हमें पढ़ाने के लिए कह लो। एक अनफॉर्चुनेट ये हुआ था कि मैं 7 साल का था तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी। तो घर का काम भी सारा हमें करना होता था, खाना बनाना, कपड़े धोना, जो कुछ भी था। तो पार्ट टाइम के लिए फादर ने फिर दूध की डेयरी यानी 5-6 हमने भैंसें रखी हुई थी, तो भैंसों का भी काम करते थे हम लोग, खाना भी बनाते थे, पढ़ाई भी करते थे। तो काफ़ी स्ट्रगल था उस समय, लेकिन शायद उसी स्ट्रगल का फल है कि आज हम काफ़ी ठीक है। जी, तो लव मैरिज और अरेंज वैसे तो नॉर्मली नहीं, हमारी प्योरली अरेंज मैरिज है जी। शादी से पहले हम लोग मिले भी नहीं थे कभी। प्योरली अरेंज मैरिज है, फादर पेरेंट्स की की हुई है। तो एक रहता है ना कि हमारे यहाँ की जो अरेंज मैरिज में खास तौर से कि शादी के बाद ही लड़का लड़की जो है एक दूसरे को देखते हैं, या उससे पहले भी मुलाकात हो पाई थी? नहीं, इतनी अरेंज तो नहीं थी जितना ये बता रहे हैं। मान साहब ने जैसे फादर इन लॉ ने सेलेक्ट कर लिया जी, लेकिन उन्होंने मैं चोरी छुप के देखा था। लेकिन चोरी छुप नहीं, ये पहले देखा है, रिंग सेरेमनी भी हुई है, मिले हैं जी। तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अपने पेरेंट्स पे भरोसा तो था। शादी के बाद जो मिलने की जो किस्से है, कुछ गौरव भी है, भी थोड़ा सुन लेंगे। नहीं, मम्मी पापा नहीं, मैं मिलने के अगेंस्ट। एक्चुअली मिले नहीं थे। मिलना है तो फैमिली में मिलना है, बाहर मिलना। जैसे इनके घर ही एक बार मिले थे हम शादी से पहले। तो बाकी तो सेरेमनीज, मतलब एक रिंग सेरेमनी हुई थी उसमें, यानी कि आप ये कह सकते हैं शादी से पहले 2 बार मिले थे, लेकिन मिले फैमिली बाहर कहीं नहीं। मतलब जैसे इवन ये कॉलेज में पढ़ते थे सोनीपत में, मैं पानीपत पोस्टेड था, तो तब भी मतलब ऐसा अलाउड नहीं था कि हम लोग मिल पाए। हाउस वाइफ हैं आप, तो कभी सोचा कि आप मैं भी जॉब करूं? नहीं, शुरू में सोचती थी, मुझे अच्छा लगता था जी, लेकिन फिर मैंने देखा अपना फैमिली का जो देखा हिसाब था, उसमें मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत नहीं है। जी। फिर जैसे बेटा होगा फिर मैंने इस पर टारगेट रख लिया। अच्छा, उसके बाद कभी ऐसा नहीं लगा, स्टडी मैंने ज़रूर की थी। जी, चीज़ एम इकोनॉमिक्स किया हुआ है इन्होंने, एम इकोनॉमिक्स भी है, मास्टर्स इन प्लानिंग भी की हुई है। हाँ, लेकिन स्टडी करती रही मैं काफ़ी दिन। मतलब ध्यान ये था कि परिवार अपने की परिवार बेहतरी के लिए, और हाँ, तो कहीं ना कहीं एक सेक्रीफाइस तो रहता ही। और मतलब हम देखते हैं कि यही कारण है कि मुझे एक्चुअली घर की तरफ से कोई ऐसी चिंता रहती नहीं है। जी जी, मतलब मैं टोटली अपनी जॉब पे ही फोकस रहता है मेरा, जी जी। और घर के बारे में ये सब अपने आप करते हैं। इवन एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, ये अपना खेत का भी काम ये संभालते हैं, सब ये करते हैं।
गौरव आप भी गवर्नमेंट जॉब में हो, तो एजुकेशन और अभी कहाँ पोस्टिंग है, क्या जॉब प्रोफाइल है आपका? एजुकेशन जैसे पापा ने बताया, मैंने 2016 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी ITM यूनिवर्सिटी है गुड़गांव में, अब उसका नाम NCU हो गया है। और फिर मास्टर्स में मेरा गेट एग्ज़ाम के बाद एडमिशन हुआ था IIT दिल्ली में। मीनवाइल मैंने SSC CGL की तैयारी की थी और 2016 में मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला था और 2017 में फिर मुझे MEA मिला था। तो अभी मैं MEA में प्रोटोकॉल डिवीज़न में हूँ, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मेरी डेजिग्नेशन है। तो अभी जनवरी 6 को मेरे 2 साल पूरे हो जाएंगे। बहुत 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 अच्छी बात, और आगे बढ़े आप, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। पेरेंट्स की तो अरेंज मैरिज हुई, तो अब आपका क्या प्लान है? अरेंज मैरिज और मतलब एक्चुअली वही लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसको सबसे कम ध्यान दिया मैंने। नहीं, लेकिन आज का जो यूथ है वो अपनी एजुकेशन के बाद कैरियर अगर सेट हो जाता तो फिर प्लान करते हैं कि हाँ ठीक है अब शादी के लिए सोचा जाए, तो वो पसंद पेरेंट्स की होगी अपनी होगी? नहीं ठीक है, मतलब मुझे लगता है इन्होंने थोड़ा ज़्यादा बाहर की दुनियादारी देखी है, इनको ज़्यादा पता है कि सोशली ये चीज़ कैसे की जाती है। बाकी जो पर्सनली है वो इन्होंने मुझे पूरा मौका दिया है कि मैं जानूँ मेरे पार्टनर को और तभी डिसीजन लें। बहुत अच्छी बात है, और यही एक अच्छे पेरेंट्स की खूबी भी होती है कि अपने बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाए, उनकी पसंद और उसमें शामिल भी हो। अब आपके साथ आपके ऑफिस की तरफ भी चलेंगे, क्योंकि अफसरनामा का सफ़र जो है वो तय करते हुए ऑफिस तक भी पहुंचना है हमें। एक आखिरी कोई गाना हमारे दर्शकों के लिए मैम के लिए कोई एक गाना जो है तो मैं गाना गाता हूँ तो मैम के लिए गाता हूँ। हाँ, तो वही हम भी सुन लेंगे। हर शाम आँखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। आज तो मौका है मान साहब के लिए, आप भी कुछ गुनगुना दीजिए। नहीं, वो जो गाने वाला वो सब डिपार्टमेंट मेरा ही है, मेरा कोई डिपार्टमेंट नहीं। आपका सिर्फ सुनने का और सुनाने का कुछ तो होना चाहिए जो आप मान साहब के लिए आज सुनाते हैं। नहीं, गाने का नहीं, वो बातें करने का। चलिए, बहुत अच्छा लगा। एक ऐसा परिवार जो अभी भी अपने संस्कृति के साथ, अपने परिवार के साथ वो एक जुड़ाव है और एक अच्छी बात है, और हमेशा ये चीज़ें बनती रहें। और आपके लिए भी गौरव, एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आगे तरक्की करें, पेरेंट्स का नाम रोशन करें। तो अब हमारा जो अफसरनामा का सफ़र है ये जारी रहेगा। तो फिलहाल अभी हम संजीव मान जी के घर पर, जो कि फरीदाबाद में यहाँ मौजूद है, और अब यहाँ से उनके साथ गुरुग्राम में जहाँ उनका ऑफिस है वहाँ पर जाएंगे, और किस तरह से बतौर STP वो काम करते हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और किस तरह से उन जिम्मेदारियों को निभाते हैं, वो सब भी दिखाएंगे। अफसरनामा के इस सफ़र में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं गुरुग्राम के सीनियर टाउन प्लानर संजीव मान साहब। तो अभी घर से अब हम उनके साथ ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। तो किस तरह की जिम्मेदारियां हैं गुरुग्राम में बतौर STP, वो भी ये समझते हैं। सर, आपके पास MCG गुरुग्राम नगर निगम और हुडा हरियाणा शहरी विकास टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट आपके पास है। तो बतौर STP थोड़ा समझना चाहें कि क्या जिम्मेदारियां आपके पास है? एक्चुअली बतौर STP हमारी एक ये सर्कल लेवल की पोस्ट है। इसमें मेरे पास 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी एंड महेंद्रगढ़। हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर का ऑफिस होता है। जैसे प्रवीण चौहान जी हैं, वो महेंद्रगढ़ में हैं,
धर्मवीर खत्री जी हैं, वो रेवाड़ी में हैं। गुरुग्राम में 2 DTP हैं, एक DTP प्लानिंग है मिस्टर संजय कुमार और एक DTP एनफोर्समेंट हैं मिस्टर RS भाट। तो इन सब की रिपोर्टिंग मेरे पास होती है। डायरेक्टरेट से, चंडीगढ़ ऑफिस से जो डायरेक्शंस आती हैं वो मुझे कंप्लाई विद करवानी होती है इन सभी ऑफिस से। और भी किसी तरह की लोगों की एप्लीकेशंस का या लोगों की रिक्वेस्ट जो आती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो सब मेरे थ्रू फिर मुझे डायरेक्टरेट को भेजनी होती हैं विद रिकमेंडेशंस की वो प्रॉपरली डील हुई ना हुई, उसको एज पर प्लान देखना। उसके अलावा डिफरेंट टाउन्स के जो डेवलपमेंट प्लान, मास्टर प्लान जिसको बोलते हैं, वो बनाए जाते हैं। जो वो मास्टर प्लान भी डिस्ट्रिक्ट लेवल से आते हैं, तब हम स्क्रूटनी करते हैं, उसको चेक करके जब वो ओके होता है तब हम उसको चंडीगढ़ में भेजते हैं। तो 3 डिस्ट्रिक्ट भी है फिर आपके पास है, तो अगर तीनों जिलों में, क्योंकि गुरुग्राम अपने आप में एक बड़ा शहर है, बड़े चैलेंजेस हैं यहाँ पर, तो किस तरह की चुनौतियाँ, और अगर हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले, क्योंकि इसके अलावा भी हरियाणा में दूसरी जगह आपकी पोस्टिंग रही है, तो गुरुग्राम को किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली गुरुग्राम देखिए, नो डाउट मिलेनियम सिटी है और बेसिकली इसका जो विकास हुआ है वो ऑलमोस्ट 2000 के बाद ही ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हुई। जब से आप ये कह सकते हैं कि प्राइवेट कॉलोनाइजर्स ने डेवलपमेंट शुरू की, तो उसके बाद थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे हुआ। फिर IT सेक्टर जब से डेवलप हुआ तो IT के लोग देश के सभी कोनों से लोग यहाँ पे आए। दूसरा, ये दिल्ली के काफ़ी नज़दीक है, दिल्ली एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक है। ये सब मुद्दे रहे जिसकी वजह से इसमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई। तो सीनियर टाउन प्लानर का जो ऑफिस था गुरुग्राम का, वो 89 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो उस समय बहुत कम एरिया होता था, बहुत कम काम हुआ करता था। अब क्योंकि पॉपुलेशन भी लगभग 25 लाख के करीब है गुरुग्राम की, इवन जो कि उस समय 5 लाख हुआ करती थी, तो उसको देखते हुए कि यहाँ पे विकास की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इस वजह से हमें मास्टर प्लान भी बार बार रिवाइज करने पड़ते हैं। दूसरे टाउन्स के मुकाबले अगर देखें, जैसे मैं हिसार भी रहा हूँ, फतेहाबाद रहा हूँ, वहाँ की जो प्रोग्रेस है वो मतलब डेवलपमेंट थोड़ी स्लो है। इवन पॉपुलेशन का भी फोकस वहाँ पे कम रहता है, क्योंकि वहाँ पे बाहर से लोग नहीं आते हैं, बल्कि वहाँ के लोग ही मेट्रो सिटी की तरफ आते हैं, जैसे गुरुग्राम हो गया या दिल्ली हो गया। तो उस हिसाब से देखें तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहता है हम लोगों को। इवन ऑड आवर्स में भी काम करना पड़ता है, हॉलीडेज़ में भी काम करना पड़ जाता है, तो वो रहता है, बट ठीक है, मैनेज करते हैं। रेरा के आने के बाद क्योंकि जो बिल्डर से जुड़े कुछ ग्रीवेंसेस जो थे, पब्लिक ग्रीवेंसेस जो थे, तो अभी ऐसे क्या क्या वो जो पब्लिक से जुड़ी हुई शिकायतें जिसका निपटारा विभाग जो है वो करता है, जो कि रेरा से हटकर है? देखिए, जो भी अलॉटीज़ हैं या जो भी पब्लिक के लोग हैं, बिल्डर से प्लॉट या फ्लैट जो लोग परचेज़ करते हैं, तो उनके कोई ना कोई इश्यूज़ उनके साथ चलते रहते हैं कि जी उसने टाइम पे कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं किया, मटेरियल ठीक नहीं लगाया, कुछ और उसने कमी छोड़ दी उस बिल्डिंग के अंदर, फिर उसने वादा कुछ और किया था, दिया कुछ और, बिल्डर बायर एग्रीमेंट के जो क्लॉजेज थे उनको पूरे को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके लिए पहले जब तक रेरा नहीं था तो AGRF के नाम से एक बनाई गई थी, अलॉटी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी थी, वो डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में होती थी, बट उसको कोई लीगल सेंटिटी नहीं थी, जिस वजह से कि वो दूर नहीं हो पाते थे। अब जब से रेरा आया है, तो रेरा आने के बाद अलॉटीज़ जो हैं वो डायरेक्ट उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। चार्जेस भी उसके नॉमिनल हैं, ओनली 1000 रुपीज़ उसके चार्जेस होते हैं, और वो उसको कंप्लेंट उसमें डाल सकता है। पहले ये था कि जो कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जिसका इशू हो गया, वो रेरा के प्रीव्यू से बाहर हो जाता था। बट अब रेरा ने ये अमेंडमेंट कर दिया है कि चाहे उसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हुए भी 2 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, फिर भी अगर बिल्डर उनको किसी वजह से परेशान करता है तो वो लोग उसकी कंप्लेंट डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो उसमें कवर ना होके, मतलब रेरा में ना कवर होंगे, वो फिर हम लोग उसको टेकअप करते हैं। हम लोग अलॉटीज़ को भी बुलाते हैं, कॉलोनाइज़र को भी बुलाते हैं, कंसर्न जो भी है, फिर जो डायरेक्शन देनी होती हैं। उसके अलावा इनके खिलाफ कुछ एक्शन लेना होता है, मान लो जैसे लीगल एक्शन, क्रिमिनल एक्शन कोई लेना है, FIR करानी है, वो करानी है, तो वो सब कराते हैं।
चलिए, लगातार जो चर्चा है वो संजीव मांझी से जारी है और अब ऑफिस की तरफ निकल चुके हैं। तो ऑफिस में क्या किस तरह का रूटीन रहता है, किस तरह से काम करते हैं और शहर की एक बेहतर क्या कुछ प्लानिंग इनके पास और इनके विभाग के पास है, उस पर भी बात करेंगे। गुरुग्राम के सीनियर टाउन प्लानर संजीव मांझी से बातचीत का सिलसिला लगातार जारी और अब फाइनली हम ऑफिस भी पहुंच गए हैं। सर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की बात करें तो जो शहर को लेकर अभी क्या कुछ नई प्लानिंग है, क्योंकि आपके पास 3 अलग अलग जिलों के चार्ज हैं। अभी जैसे हमारे गुरुग्राम एरिया में 4 मास्टर प्लान अलग अलग शहरों के हैं। एक फरूख नगर का है, एक पटौदी का है, एक ग्वालपाड़ी का है, एक सोहना का है और मेन गुरुग्राम का है। यानी गुरुग्राम के अलावा भी 4 इसमें मास्टर प्लान हैं। ग्वालपाड़ी का जो फर्स्ट फाइनल मास्टर प्लान था वो 2021 तक, यानी इस साल तक वैलिड था और अब उसका नया मास्टर प्लान बनाने की तैयारी हो रही है, जिसके अंदर और एरिया भी ऐड हो जाएगा। कुछ रेजिडेंशियल जोन आ जाएगा, कुछ अलग तरह के जोन आएंगे। फरूख नगर का भी अभी ड्राफ्ट पब्लिश है, फाइनल नहीं हुआ है, तो उसके अंदर भी लोगों के व्यूज़ लिए जा चुके हैं। उसमें जिसने डिमांड की कि इस जगह पे ये होना चाहिए, इस जगह पे ये होना चाहिए, संस्थाओं के भी लिए गए। उस बेस पे उसको भी फाइनल रूपरेखा उसकी तैयार की जा रही है। सोहना का और गुरुग्राम का फाइनल हो चुका है प्लान। गुरुग्राम का 2012 में हुआ था और सोहना का 2014 में हुआ था। बट अब एनसीआर प्लानिंग बोर्ड जो है वो एनसीआर रीजन का जो प्लान है वो 2041 तक का बना रहा है। तो हम ये प्लान कर रहे हैं अभी कि हम भी अपने सारे डेवलपमेंट प्लान जो हैं 2041 तक के ही बनाएं। उसमें और अदर एरिया भी ऐड हो जाएंगे। अभी आपको जैसे दिसंबर 2020 में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम में 16 गांव अलग ऐड हुए। उसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मानेसर एक नया बन गया है। तो बेसिकली डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हो गई हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए हैं जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो उन सब से तालमेल करके हम इसकी फर्दर आगे प्लानिंग की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। आपके पास एमसीजी गुरुग्राम का चार्ज भी है और एक जो सबसे बड़ी दिक्कत हर साल खासतौर से मानसून के दौरान देखने को मिलती है, जो फ्लड जैसी सिचुएशन बनती है। खैर, इस बार पहले के सालों के मुकाबले कुछ राहत रही थी, तो इस बार क्या मैकेनिज्म था कि जो एक थोड़ा सा एक बेटर देखने को मिली सिचुएशन, और दूसरा कि अब आने वाले समय में जो ये हर बार एक तरह से दरिया जैसी सिचुएशन हो जाती है शहर की, वो नहीं बनेगी। इस बार जैसे हम पूरा साल लगभग इसकी तैयारी में थे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इसमें काफ़ी काम किया था। मेन इसका रीज़न जो हमने पता किया वो ये था कि जो टॉप एरिया है, घाटा एरिया जो जिसको बोलते हैं, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है गुरुग्राम में, और जो लोएस्ट पॉइंट है जो नजफगढ़ झील में पड़ता है, उसके अंदर 70 मीटर्स का लेवल डिफरेंस है। यानी 70 मीटर के लेवल डिफरेंस से जब पानी फ्लो करता है तो वो उसको रास्ते में रोकना मुश्किल हो जाता है और वो एंड में जाके नजफगढ़ झील में चला जाता है। इस बार हमने उसका क्या किया कि जितनी हमारी ग्रीन बेल्ट्स थी या जो ग्रीन एरियाज़ थे, उनके अंदर रिचार्ज पिट्स बनाए ताकि उसके पानी को रास्ते में ही रोक ले। तो वो काफ़ी पानी हमने मतलब हाईवे तक भी नहीं आने दिया, जयपुर रोड तक भी नहीं आने दिया, उसको पीछे ही रोका और पीछे ही उसको रिचार्ज के लिए वहाँ पे रख दिया। इस वजह से वो जो कि सारा हीरोंडा चौक पे या इस एरिया में आता था, तो वो कम पानी लाने में हम कामयाब रहे। नेक्स्ट आगे फिर अभी प्लानिंग है, डिफरेंट मीटिंग्स हो चुकी हैं हायर लेवल पे भी, कि हमारी जितनी भी ग्रीन बेल्ट्स के एरियाज़ हैं उसके अंदर हम और ज़्यादा रिचार्ज पिट बनाएंगे ताकि पानी जो बरसात का है वो वहीं का वहीं हम स्टोर कर पाएंगे उसको। उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जो बरसात में खासतौर से दिक्कत होती है गुरुग्राम और गुरुग्राम के लोगों के लिए, वो नहीं होगी और लगातार आप लोग काम भी कर रहे हैं उस दिशा में। नजफगढ़ ड्रेन की भी बात कर रहे थे, उस सवाल पर भी आऊँगा। उससे पहले मेरे सहयोगी संजय राठौर भी हैं, ये भी कुछ सवाल हैं इनके जो आपसे करना चाहते हैं। सर, जिस तरीके से हम बात करें, गुरुग्राम में जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं अफोर्डेबल हाउस की तरफ वो ज़्यादा जाते हैं। उस प्रणाली में क्या बदलाव किए गए हैं, क्या उनको लाभ होने वाला है, या फिर रियल स्टेट में इसमें क्या किस तरीके से देखा जा रहा है इसको सब चीज़ों? देखिए, अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी 2013 में बनाई गई थी और उस समय जो मेन इश्यूज बिल्डर्स का और अलॉटीज के बीच में रहता था वो एक सुपर एरिया वर्ड आता था कि उसको एक्चुअल एरिया तो वो कम मिलता था, फ्लोर एरिया, बट सुपर एरिया के नाम पे वो ज़्यादा पैसा लिया जाता था उनसे। उसके लिए अफोर्डेबल में ये फिक्स किया गया था कि ओनली कारपेट एरिया का वो पैसा लेगा। कारपेट एरिया मीन्स वॉल के रूम के अंदर का आपका एरिया लेगा, वॉल्स का भी एरिया ऐड नहीं होगा, प्लस जो कॉमन एरिया लिफ्ट का, स्टेयर का वो था वो भी ऐड नहीं होगा।
और दूसरा उसमें रेट फिक्स कर दिया गया था टाउन वाइज डिफरेंट जोन्स बना के। गुरुग्राम में उसका रेट 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट था कारपेट एरिया का, और जो बालकनी एरिया था वो 500 रुपये स्क्वायर फीट था। 2013 से लेके अब तक वो रेट सेम था, बट अब उसको जैसे कॉलोनाइजर्स की तरफ से डिमांड थी और बिल्डिंग मटेरियल के रेट्स भी ज़्यादा बढ़े हुए थे, तो सरकार ने फैसला किया कि नहीं भाई, कॉलोनाइजर्स की डिमांड तो ज़्यादा थी बट वो सिर्फ बहुत कम एक उसमें जैसे बढ़ोतरी की गई है। 4,000 का रेट 4200 किया गया और 500 रुपये का 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट बालकनी का किया गया। बट उसमें एक अच्छा ये किया कि वो जो पेमेंट है वो कंस्ट्रक्शन से लिंक कर दिया कि अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो वो पेमेंट लेगा, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो वो पेमेंट नहीं ले पाएगा। तो मुझे लगता नहीं है कि भाई इससे कोई पब्लिक को परेशानी होनी चाहिए, बल्कि पब्लिक के हित में ही लिया गया है ये फैसला, क्योंकि कई जगह से शिकायत आती थी, लोग हर 6 महीने में जो पॉलिसी में था कि वो उसे पेमेंट लेते रहते थे, बट कंस्ट्रक्शन की स्टेज जो स्पीड थी वो कम होती थी। और वैसा नहीं होगा, उतना ही पैसा उसका जाएगा जितना उसका कंस्ट्रक्शन के टाइम पे रहेगा। एक आखिरी सवाल, नजफगढ़ ड्रेन की भी बात कर रहे थे, तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कत बनी हुई है, एक बड़ा पैच है जो वहाँ पूरी तरह से पानी से लबालब भरा हुआ है। तो इसको लेकर भी कुछ प्लानिंग है कि उस एरिया में भी कुछ राहत मिले, क्योंकि लंबे समय से ये एक तरह से नासूर बन गया है गुरुग्राम। देखिए, ये नजफगढ़ बेसिकली नजफगढ़ ड्रेन है एक, जो कि दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे चलती है, और ये मेनली बरसाती है कि बरसात के समय में इसमें पानी आता है। बट फिर भी क्योंकि बैक साइड में जो इंडस्ट्रियल एरिया है या और है, वहाँ से भी इसके अंदर पानी आता है, और हमारा भी जो गुरुग्राम का एक्सेस वाटर है वो भी वहाँ जाता है। बट अभी इसको मेनली इरिगेशन डिपार्टमेंट टैकल कर रहा है, बट क्योंकि मैं भी उसमें एक मेंबर था, जो कमेटी बनी थी, तो उसमें हम लोगों ने विजिट किया था। तो उसमें ये देखने में आया कि नजफगढ़ ड्रेन में दिल्ली साइड में तो पूरा बंद बना हुआ है पूरी हाइट का, जिससे उस तरफ पानी नहीं जाता है, बट हरियाणा साइड में वो बंद नहीं बना हुआ था, और इस वजह से जो पानी पीछे से भी आता था और जो इधर गुरुग्राम से भी जाता है वो पूरा उस एरिया में फैल जाता है। तो उसके डिफरेंट ऑप्शंस डिस्कस हुए थे। पीछे देवेंद्र सिंह जी ACS हैं हमारे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के, उन्होंने लोकल MLA के साथ भी की थी और लोकल रेजिडेंट्स के साथ भी मीटिंग की थी, भाई इसका किस तरह से समाधान हम कर सकते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन ये आया था कि इसको कुछ एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर दें। रिस्ट्रिक्ट मतलब जैसे कि पूरा जो वहाँ पे पानी की जो डेप्थ है वो 3 से 4 फुट है, बट वो बहुत ज़्यादा एरिया में है, तो उसको एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसकी डेप्थ बढ़ा दें ताकि पानी वो एक रिस्ट्रिक्ट हो जाए किसी एक जगह पे। तो उसके ऊपर बात चल रही है, वो इरिगेशन ने एक स्कीम तैयार करके, बेसिकली NGT भी इसको डील कर रहा था केस को, तो वो भी एक स्कीम बना के इन्होंने NGT में पेश की। यानी कि एक बर्ड सेंचुरी या एक लेक की तरह उसको टूरिस्ट प्लेस टाइप भी इसको डेवलप करने की ये योजना भी है कि उसको लेक की शेप देके और उसको एज ए टूरिस्ट स्पॉट भी हम डेवलप करें, और जिन लोगों की उसमें लैंड है जो कि जिसको वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका भी उसमें प्रॉपर शेयर रहे जो भी उसका। तो संजय मान साहब, आपने समय दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अफसरनामा का ये सफ़र फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।